हेलो पीएचडी स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा व्यक्त करते हैं आप सभी सब कुशल होंगे, सब जीवन में। तो आइए आज आप सभी का राज सिंहासन आईएएस एकेडमी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं दिलीप शुरू से आपको आने वाले परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आपको पता होगा स्टूडेंट, सिविल सर्विसेज में भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में लगभग मानिए मुख्य परीक्षाओं के लिए 250 अंक का पेपर लिया जाता है तथा प्रीलिम्स में लगभग 20 से लेकर 22 अंक तक आपको सवाल पूछे जाते हैं जिसका आपको आंसर देना होता है। और ये सब्जेक्ट पीएससी एवं यूपीएससी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, परिश्रमयुक्त तथा यद्यपि आप इस क्षेत्र में जॉब पा लेते हो उस समय ये काम में आएगा। प्रत्यक्ष तौर पर आपको जॉब के संगात में इसको साथ में लेकर चलना होगा, इसका ज्ञान। तो आइए सबसे पहले हम अभी शुरुआत करते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन किस तरह से बनाई गई है और इस सभी व्यवस्था को किस तरह से चलाया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा धीरोधर से ख्याल से सुनिएगा ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपका इस चैप्टर का एवं वीडियो का काफी मात्रा में उपयोग प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि किसी भी राज्य को चलाने हेतु कुछ ना कुछ हमें नियमावली बनानी पड़ती है, नियम बनाने पड़ते हैं, रूल बनाने पड़ते हैं, रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। सीधे तौर पर हम राज्य व्यवस्था नहीं चला सकते। और जब हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता होने के पूर्व ऐसे कुछ बातें होती है, ऐसा कुछ पूर्व इतिहास होता है जो ये शुरू करने से पहले हमें उसके खास खास बातें ख्याल में लेना पड़ता है जो आपका यूपीएससी और पीएससी इस पे सवाल उठा सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा शांति से सुनिएगा। भारत में राज्य व्यवस्था बनाने के पहले जो स्थितियां थी, जैसा कि हम पारतंत्र में जीते थे, उस समय जिनका हमारे यहाँ पे राज्य था, उस राज्य को स्वयंचालित कराने हेतु किस प्रकार से सुधार किया गया, किस प्रकार के समय के मुताबिक कितने अधिनियम, अमेंडमेंट की सूचनाएं लागू करवा दी गई, जिसके बारे में हमें पढ़ना उचित होगा, जरूरी होगा। तो देखिए स्टूडेंट, भारत में ईस्वी सन 1600 सदी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। भारत में ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। आपको यह बात सही से पता होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल मात्र व्यापार कराने हेतु आई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें ज्यादातर व्यापार करना है, यहाँ से ज्यादातर धन लेकर जाना है, लाया हुआ माल बेचना है। इतना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था।
क्या हुआ? ये उद्देश्य सफल होने के बाद जो कंपनी के प्रशासक थे उनके दिलो दिमाग में और दूसरी बात सोचने लगी, जिसका मतलब था कि क्यों नहीं हम यहाँ पे हमारा व्यापार के साथ साथ प्रशासन एवं शासन करने की शुरुआत करें। तो देखिए, ये विचार से क्या होता है, एक विचार आने के बाद उसको एक्चुअल फंक्शन में देने के लिए उन्होंने ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ की तरफ अपने सुझाव दर्शाए, जिसके जरिए से इस ब्रिटिश कंपनी को व्यापार करने के साथ साथ यहाँ की पॉलिटिशियंस स्थितियां भी उनके हाथ में आने वाली थी। यो शासन तथा प्रशासन कराने हेतु उनकी जो जिज्ञासा जाग उठी थी, उसके लिए महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो प्रथम चार्टर 1600 में उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसके जरिए से वो केवल मात्र व्यापार करने तक ही संबंधित थे। अब होता क्या है, जिस तरह से जिस देश में हम ज्यादा दिन रहते हैं, जिस एरिया में ज्यादा दिन रहते हैं, तो वहां की हर चीज हमें पता हो जाती है। ऐसा पता होने में उनके दिमाग में जो चीज आए वो उन्होंने ब्रिटिश के महारानी एलिजाबेथ की ओर अपना प्रस्ताव दिया। लगभग 1600 सदी में आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ यहाँ पे 1765 में एक्चुअली राजकाज के क्षेत्र में उतरना शुरू हुआ। लगभग 165 साल के बाद उस कंपनी को यहाँ का राज कराने हेतु महारानी जी की ओर से आदेश प्राप्त हुआ, और जिसके जरिए से 1765 में बंगाल, बिहार एवं ओडिशा प्रांत के उन्हें राजस्व एवं दीवानी हक प्राप्त हुए। व्यापार के साथ साथ राजस्व हक प्राप्त होने का मतलब ये हुआ है कि यहाँ की जो जमींदार थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, यहाँ के जो लोकल लोग थे, उन सभी के ऊपर अपने अपने आर्थिक स्थितियों के मुताबिक एवं अपने अपने कारोबार के मुताबिक उनके ऊपर कर लगाना शुरू हुआ। जो कर, जो राजस्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर चले जाता था, उनका उत्पन्न बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, व्यापार के साथ साथ यदि दीवानी और राजस्व के अधिकार प्राप्त होते हैं, तो राजस्व का अधिकार तो प्राप्त हो गया, किस ढंग से, किस तरह से संबंधित एरिया के जनता जनार्दनों एवं लोगों को अपने ओर से कर वसूली करने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया, तथा साथ साथ दीवानी के भी अधिकार उन्हें प्राप्त करवा दिए गए। और ये दीवानी अधिकार वो होते हैं जो लगभग कोर्ट की ओर जाते हैं, लगभग न्यायालय की ओर जाते हैं। और न्यायालय अधिकार एवं राजस्व अधिकार, जब ये दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, तो जनरली नैतिकता के तौर पर वहां का शासक एवं प्रशासक उनके दिल में और पाने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो इसीलिए उन्हें जो पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, दीवानी और राजस्व अधिकार जो प्राप्त हुआ था, उसके जरिए से भारत में बंगाल, बिहार एवं ओडिशा, इन तीनों स्टेट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षत्रिय शक्ति बनना प्रारंभ हुआ।
और इस प्रक्रिया शुरू होने के बाद जब शासन की ओर से इस प्रकार का आदेश हो कि जनता जनार्दन की स्वयं आयना में सेवा हो, उनका विकास हो, उनका डेवलप हो, उनके लिए कुछ तो भी अच्छा किया जाए, फिर भी कुछ ऐसे शासक निभाने की जो व्यवस्था होती है, उसमें कुछ प्रशासन, कुछ शासन ऐसे होते हैं जो उनके अपने दिमाग से ये स्थितियों को चलाना चाहते हैं, जिसके कारण एक मर्यादा से ज्यादा पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना शुरू हुआ। उस समय जो जमींदार थे, जो कृषक थे, जो खेती से अपना कसब करते थे, कामकाज चलाते थे, उनके ऊपर जिस मात्रा में टैक्स लगाना जरूरी था, उससे कई गुना ज्यादा, कई पर ज्यादा उनसे टैक्स वसूलना आरंभ हुआ। कभी कभी कुदरत की मेहरबानी नहीं रहती हुए या अकाल होती हुए उस खेत में, उस कृषक में कुछ उपज हो या ना हो, बावजूद भी 25%, 30%, 40% उन्हें सरकारी मुआवजा जमा करना पड़ता था टैक्स के तौर पर। इस चीज से क्या हुआ? इस चीज से ये बात हुई स्टूडेंट कि संबंधित जनता इन अत्याचारों को सहन करना, मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है, उस समय वहां की जनता जनार्दन प्रचलित राज्य व्यवस्था के विरुद्ध अपना तेवर दिखाना शुरू कर देती है। और उसी की जगह से, उसी वजह से सबसे पहले 1858 में सिपाही विद्रोह। अब देखिए, सिपाही विद्रोह के बहुत सारे कारण हैं जो आपने पढ़े होंगे, और सिपाही विद्रोह का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण ये था कि जिन सिपाहियों को कारतूस दिए गए थे, उस कारतूस को उन्हें नापसंदी ऐसे चमड़ों की वस्तुएं थी, जिसकी वजह से उनकी भावनाएं वृद्धिंगत हुई या उन्हें दर्द हुआ। वो तात्कालिक कारण 1858 सिपाही विद्रोह। और यही विद्रोह सबसे बड़ा कारण है कि 1600 में आए हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबारी शासक या प्रशासन के लिए समाप्त कराने हेतु ये कारण सबसे बड़ा है 1858 का सिपाही विद्रोह। अब दूसरी बात देखिएगा, 1600 से लेकर 1773 तक हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, दूसरी स्टेप में शासन, प्रशासन, पब्लिक की लूटमार, लगे उतना एक मर्यादा से ज्यादा कर लगाना, ये सभी बातों से 1600 से लेकर 1773 तक एक भाग माना जाता है ऐतिहासिक तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और यहां से शुरुआत होती है दूसरा भाग 1858 से 1947 तक। 1858 से लेकर 1947 तक हमारे यहाँ चला ताज का राज, जिसे ताज का शासन कहते हैं। और ये ताज का शासन 1800 से 58 से लेकर 1858 से लेकर 1947 तक चला। जो 1947 ये वो साल है
जिसने हमें आजादी प्राप्त करवा दी। तो देखिए, जिस तरह से भारत की जनता, भारत का पीपल एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन तीनों स्टेट के जरिए से पूरी पब्लिक की नाराजगी अंततः ब्रिटिश के ताज तक पहुंच गई, ताज तक पहुंच गई, जिससे ब्रिटेन के महाराजा और महारानी एलिजाबेथ को हिंदुस्तान की सभी बातों की, सभी स्थितियों की परिस्थिति पता चल गई, जिसके जरिए से हिंदुस्तान में नई एक राज्य व्यवस्था बनाई गई, जिसका नाम है ताज का शासन। 1858 से लेकर तक 1947 तक इतने साल ताज का शासन हमारे हिंदुस्तान वासियों को प्राप्त हुआ, जिस शासन के जरिए से किस तरह से राज्य व्यवस्था चलाई जाएगी, किस तरह से पब्लिक का हित किया जाएगा, किस तरह से शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इस देश का, जनता का भला किया जाएगा, स्थिरता प्राप्त कराई जाएगी, अनहोनी डाली जाएगी, इसका खुले खुले आप एकमात्र उदाहरण है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके जरिए से परतंत्र भारत में कितने सुधार कराए गए और किस तरह से यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन जो जनता जनार्दन के हित में हो, जो जनता जनार्दन की खुशियां लेके हो, और शासन और प्रशासन का भी डेवलप हो, देश का भी डेवलप हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अत्याधिक संवैधानिक महत्व प्राप्त करता है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, जरा ख्याल से सुनिएगा, इसमें से आपको अंक प्राप्त करने में संधि प्राप्त होगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बारे में थोड़ा इलस्ट्रेशन करके देखते हैं, जो अभी कहा जाएगा। ख्याल से सुनिएगा, आपके काम में आएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित एवं नियंत्रित कराने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अत्याधिक संवैधानिक महत्व इसलिए दिया गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि 1773 संवैधानिक महत्व, यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था हो, किस तरह से शासन चलाया जाए और किस तरह से शासन और प्रशासन को लंबी उम्र प्राप्त हो, लंबे समय तक टिक सके, इसके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी गाइडलाइन ब्रिटिश शासन की ओर से इस रेगुलेटिंग एक्ट में इस कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित कराने हेतु प्राप्त होती है। जो गाइडलाइन के जरिए से अब यहाँ का कारोबार शुरू हुआ, चलना प्रारंभ हुआ। ठीक है, दूसरा मुद्दा देखते हैं हम। इसके द्वारा प्रथमतः कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता प्राप्त हुई। देखिए स्टूडेंट, अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के मनमाने से कामकाज कर रही थी, खुद के मनमाने से कारोबार चालू था, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था, जैसा वो चाहे, जैसा उसका हित समझे उसमें चालू था। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आते ही
प्रथमतः ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से उन्हें गाइडलाइंस प्राप्त हुई। उसी के साथ राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक और राज्य कार्य की मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, आपके जरिए से कारोबार चलाते हैं देश में, लेकिन हम जिस तरह से बताएंगे उस तरह से प्रशासनिक कार्य हो, उस तरह से राजकीय कार्य हो, और हर राजकीय कार्य करने हेतु आपको ब्रिटिश ताज की ओर से परमिशन लेना पड़ेगा। ये दूसरे महत्वपूर्ण सुधारणा इस एक्ट में थी। तीसरी बात देखते हैं, इससे क्या हुआ? इससे भारत में केंद्रीय प्रशासन पद्धति एवं शासन पद्धति की शुरुआत हुई। वो किस तरह से हुई जरा देखिएगा। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, मुंबई प्रांत, 3 प्रांत चलाए जाते थे जिसके साथ पूरा कारोबार चलता था। लेकिन हर प्रांत के गवर्नर को खुद का निर्णय राज्य कारोबार के प्रति लेने का पूरा अधिकार था। यहां पे क्या हुआ? यहां पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंगाल प्रेसिडेंसी, ये तीनों के गवर्नर का पूरा अधिकार केवल मात्र बंगाल के गवर्नर को या गवर्नर जनरल के नाम से दिया गया। 2-3 गवर्नर मिला के 2 गवर्नर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, ये दोनों गवर्नर की एरिया का कारोबार प्रत्यक्ष तौर पर बंगाल के गवर्नर साहब के अंडर में चला गया, और जिन्हें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ये नाम की पदवी दिलाई गई, जिसके तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी, इसमें जिस भी प्रकार का राजकीय निर्णय लेना हो, जिस प्रकार के पब्लिक के लिए निर्णय लेना हो, जिस प्रकार से व्यापार के लिए निर्णय लेना हो एवं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निर्णय लेना हो, इन सभी का होल एंड सोल पावर बंगाल के गवर्नर जनरल की तरफ चला गया, जिनके जरिए से पूरी प्रेसिडेंसिया चल पाएगी। ये हो गया दूसरा भाग। अब तीसरा भाग हम देखते हैं दोस्तों। डियर स्टूडेंट, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को साथ देने के लिए या उन्हें असिस्ट करने के लिए ऐसा मान लीजिए कि 4 सदस्यों की एक परिषद तैयार कराई गई। 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन दिलाई गई, जिसे कहते हैं केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत, जो ईस्वी सन 1773 के एक्ट के मुताबिक इस भारत में हुई। आज हम देखते हैं हमारे देश में केंद्रीय शासन प्रणाली पद्धति है, स्टेट गवर्नमेंट पद्धति है, स्थानिक स्वराज्य संस्था पद्धति है, लेकिन उस समय सबसे पहले केंद्रीय शासन पद्धति की शुरुआत वहां हुई थी। अब देखिए दूसरी बात, देखिए ये 4 कार्यकारी सदस्यों की परिषद हर स्थिति में, हर क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में गवर्नर जनरल वेस्ट बंगाल को पूरी तरह से सहयोग देती थी, और कार्यकारी परिषद के सदस्यों को, गवर्नर जनरल को हर क्षेत्र में अपनी सहानुभूति किस तरह से कार्य कराया जाए, इस बात की देने की बात थी, तथा ये चारों कार्यकारी के सदस्यों की सलाह सूचना मानना पड़ेगा ही, इसकी कोई जरूरत गवर्नर जनरल को नहीं थी। तभी से केंद्रीय शासन प्रणाली शुरू हुई।
तीसरी बात देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत जनता जनार्दन के लिए, देश की देशव्यापी जनता के लिए सबसे बड़ी एक फल शुरुआत हुई कि जिस जनता को दीवानी के तौर पर न्याय भी मिले, अधिकार भी मिले, उसका संरक्षण भी मिले, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ईस्वी सन 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई, जिससे अगर किसी के ऊपर अविश्वास हुआ, किसी के ऊपर अन्याय हुआ, जो न्याय पाने के लिए एक न्यायालय की जरूरत थी, तो शुरुआत ही उच्चतम न्यायालय की शुरुआत हुई, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, जिसके द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के सभी जनता जनार्दन के लिए न्याय दिलाने की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी प्रशासन के जरिए करना आरंभ हुआ, और ये सबसे बड़ी जनता के हित की बात थी। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके पहले क्या था, 1773 तक क्या था, कंपनी के आला अफसर, कार्यकारी अफसर कंपनी का भी व्यापार करते थे, साथ में निजी तौर पर पैसा कमाने हेतु, धन कमाने हेतु खुद का भी व्यापार करते थे। और बहुत सारी जगह ये देख लिया गया था कि कंपनी के कुछ अधिकारियों को, कार्यकारी अधिकारियों को कहीं रिश्वत दे, तो कहीं उपहार के रूप में, कहीं नजराने के रूप में कुछ ऐसी चीजें उससे प्राप्त होती थी जो धर्म में वितरित होती थी, तो सबसे उससे गलत हालत होती थी। इसके लिए इस 1773 प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा नजराना लेने का प्रतिबंध करवा दिया गया। कंपनी के कर्मचारी को केवल और केवल मात्र कंपनी का व्यापार कराने का, कार्य करने का सूचना दिलाई गई। खुद का व्यापार बंद हुआ, निजी तौर पर व्यापार करना बंद हुआ, यह उपहार लेना भी बंद हुआ। और आखिरी बात यह है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर सशक्त नियंत्रण, राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए से महारानी एलिजाबेथ एवं ब्रिटेन के ताज, इनके तक पहुंचाना अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें थोड़ा अपन इलस्ट्रेशन देखते हैं कि क्या बात थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इसीलिए हुई थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुताबिक भारत देश में कंपनी के जरिए से कामकाज चल रहा है या नहीं, यहाँ की स्थितियां क्या है, यहाँ की हालत कैसी है, क्या हमारा शासन, क्या हमारा प्रशासन यहाँ पे चल पाएगा, टिक कर रहेगा, हमारी सत्ता टिक कर रहेगी। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की निर्मित कराई गई थी, जो एक संस्था थी, और ये संस्था के जरिए कंपनी पर सशक्त नियंत्रण आ चुका था। किसी भी कार्य कराने हेतु कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जरिए से सबसे पहले उनसे बातचीत, वार्तालाप एवं चर्चा के जरिए कामकाज की शुरुआत करनी पड़ती थी। दूसरी बात देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर इनके जरिए से कंट्रोलिंग आ चुका था।
कंपनी के कार्यकारी खुद की तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे थे। राजस्व राजस्व प्राप्ति का सभी ब्यौरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वहां के राजा महाराजा को भी देना था कि कौन से समय कितने साल में कौन सी ईयर से कितना राजस्व प्राप्त हुआ। और ये राजस्व अपने धान्य के स्वरूप में हो, रुपए के स्वरूप में हो या किसी चीज वस्तु के स्वरूप में हो, सो पूरा डिटेल्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जरिए से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ जाता था। उसके बाद यहाँ की नागरिक की व्यवस्था है, गवर्नमेंट की ओर से नागरिक को क्या क्या व्यवस्था दिलाई जा रही है, कौन कौन के उनके कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, जो नागरिकों को तकलीफ दी जा रही है, जो भी स्थिति हो उस सभी स्थितियों की जिम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पे देने के लिए शुरुआत की थी। तो उसके बाद में यहाँ के सैन्य मामलों की स्थितियां, सैन्य अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है शासन चलाने के लिए। जिसे सैन्य की स्थिति क्या है, सैन्य कैसे चल रहे हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, हर स्थिति का जायजा एवं ब्यौरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्राप्त होता था। और आज हमने डियर स्टूडेंट, आज हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस तरह से था, किस तरह से सुधार हुआ और किस तरह से चला। इसके बावजूद भी आने वाला दूसरा 1681 का अधिनियम हुआ, जिसके ऊपर हम चर्चा कल के क्लास में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट, इसके पहले भारत का इतिहास एवं इसकी सूचनाएं, ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो देखिए स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, आज जो हमने पढ़ाया इसे ख्याल से सुनिएगा और आपको ये अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। See you tomorrow. Good night.